हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा ऑर्गेनाइजिंग में। जैसे कि आपने बेटा अभी तक पढ़ा कि हमारे जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आता है। उसमें हमने प्लानिंग पढ़ा था। प्लानिंग में क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो प्लान करता है कि हमें किस प्रोडक्ट का बिजनेस करना है और कैसे लेके चलना है, ठीक है। यानी कि प्री प्लान्ड करता है, थिंक इन एडवांस करता है। और उसको पूरा बकायदा उसके चैप्टर्स को हमने अच्छे से पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़ा था, ठीक है, सिंगल प्लान और स्टैंडिंग प्लान। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं बेटा कि एक फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइज करते हैं। एक ऐसा फ्रेमवर्क बेटा जिसमें हमारे जितने सारे एम्प्लॉयज़ काम करेंगे उनकी ड्यूटीज़ क्या रहेगी, उनके राइट्स यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि अथॉरिटीज़ क्या रहेंगे, उनका रिलेशन क्या रहेगा, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट रहेगा, कौन से प्रोडक्ट को हमको लेके चलना है। डिपार्टमेंट बनाना है। डिपार्टमेंट हमें जो बनाते हैं वहाँ पर 2 तरीके से डिपार्टमेंट बनाते हैं, ये भी हम सीखेंगे। एक होता है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, एक होता है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। फंक्शनल कब होता है, जब एक सिंगल प्रोडक्ट को लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं? सिंगल प्रोडक्ट को। जब सिंगल प्रोडक्ट को लेके चलते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं वो होता है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। और कई सारे प्रोडक्ट को अगर हम लेके चल रहे हैं, एक कंपनी में कई सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उस सारे प्रोडक्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट करना। जैसे कि मान लीजिए पार्ले-जी अलग हो गया, ब्रिटानिया अलग हो गया और सरफ का अलग हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब कई सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं कंपनी के अंदर, उसके हर प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना, उसको कहते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें बेटा हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं बेटा ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग द डिफरेंट एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग ये पता करते हैं बेटा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से एक्टिविटीज़ होंगे, किस प्रोडक्ट को लेकर चलना है, क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं एंड ब्रिंगिंग टुगेदर। और उसके लिए हमको क्या क्या अरेंज करना पड़ता है, फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स। समझ गए? जो भी हमें प्रोडक्शन करने के लिए मशीन वगैरह चाहिए, जो भी जितने भी पैसे हमको रिसोर्सेज चाहिए, पैसे वो अरेंज करेंगे, कितने एम्प्लॉय काम करेंगे वो अरेंज करेंगे। ये तीनों चीज़ को हम उस एक्टिविटी के आधार पर अरेंज करते हैं। टू किस लिए? टू एस्टैब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन, ताकि उससे एक अच्छा प्रोडक्टिव रिलेशन उनके साथ बन सके। समझ गए? इन तीनों रिसोर्सेज के साथ एक अच्छा रिलेशन बन सके। किस लिए? हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने के लिए। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजिंग हमारा क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, जिस फ्रेमवर्क में हम ये डिसाइड करते हैं कि डिपार्टमेंट कितने बनेंगे, उस डिपार्टमेंट में कौन सुपीरियर होगा और कौन उसमें सबऑर्डिनेट होगा। समझ गए ना? एक रिलेशन, रिपोर्टिंग रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, मतलब कि रिपोर्टिंग रिलेशन हम उसमें प्रिपेयर करते हैं कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है। समझ गए ना? कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन ऑर्डर को फॉलो करेगा। ये सारी चीज़ें का एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। कौन सा प्रोडक्ट हमें लेके चलना है, सब चीज़ें का फ्रेमवर्क बनाना, वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर हुआ? समझ गए मेरी बात? इसमें एक और चीज़ है, वाइल परफॉर्मिंग दिस फंक्शन इट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम जब इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के, कि हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं, क्या प्रोडक्ट लेके चलना है, उसके आधार पे एम्प्लॉय को रख लेते हैं, डिपार्टमेंट में उनको अलग अलग सेपरेट कर। अब उसके बाद हम लोग ये करते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब वही कि डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा, मतलब कहने का मतलब कि कौन से सिंगल प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं कि कई सारे प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर हम सिंगल प्रोडक्ट को लेके चलेंगे तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि एक ही प्रोडक्ट है तो उसमें 4 डिपार्टमेंट हो जाएंगे, एक मार्केटिंग है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? फंक्शनल। डिविजनल में क्या होता है कि एक कंपनी के अंदर कई प्रोडक्ट होते हैं, उन कई सारे प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट को क्रिएट करना। समझ गए ना? ये होता है डिविजनल। ये दोनों को दोनों किस में आता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो हम जब ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर भी डिपार्टमेंट का तैयार करते हैं, ठीक है, उसके आधार पे कि प्रोडक्ट कितना है। अगर सिंगल है तो फंक्शनल और उससे ज़्यादा है तो डिविजनल। समझ गए? ये आपके केस स्टडी में भी आता है। अब आते हैं बेटा आपके प्रोसेस में। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रोसेस बहुत ज़्यादा आता है। प्लानिंग का प्रोसेस हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग का हो, चाहे स्टाफिंग का हो, चाहे कंट्रोलिंग का हो। समझ गए मेरी बात ना? सबके प्रोसेस बेटा कंपलसरी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग के बेटा आपके प्रोसेस आपको सामने दिख रहे होंगे कि ऑर्गेनाइजिंग का हमने कोड बनाया है आइडिया। देख रहे हैं? आइडिया से आपको याद रहेगा कि ऑर्गेनाइजिंग का हमारा प्रोसेस क्या है, ठीक है। आई से हमारा क्या होता है बेटा? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। यानी कि सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं क्या आकाश? पहले हम काम को क्या करते हैं? बांट देते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं करना क्या है, ठीक,
काम को करना क्या है और उस काम को क्या करते हैं, बांट देते हैं। जैसे आपने हेनरी फ्यूल्स में पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट देना, है ना, समझ गए मेरी बात। वही चीज हम बेटा ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। वो जो फंक्शन है वो फंक्शन कहाँ परफॉर्म करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में, पहला प्रोसेस में। करना क्या, आइडेंटिफाई करते हैं कि करना मुझे क्या है, कौन सी एक्टिविटी करना है, और उस एक्टिविटी को करने के लिए कई पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, उस वर्क को पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि काम जल्दी पूरा हो और जो भी उसको करे वो स्पेशलिस्ट उसमें बन जाए, एक्सपर्ट बन जाए। समझ गए मेरी बात। तो पहला ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन क्या है कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। समझ गए, कौन सा क्या काम करना है और उस काम को बांटना। दूसरा बेटा क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना। क्या करना, अब काम तो बांट दिए, अब उस काम को हर डिपार्टमेंट में अलॉट कर देंगे। समझ गए, कौन सा काम कौन से डिपार्टमेंट में होगा, सर डिपार्टमेंट में उसको अलॉट कर देंगे, तो उसको कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन को क्या कहते हैं, ग्रुपिंग एक्टिविटीज, मतलब एक्टिविटीज को एक ग्रुप में कर देना, या क्रिएटिंग डिपार्टमेंट। समझ गए मेरी बात ना, उसको हमने एक कीवर्ड्स में लिखवाया है कि ग्रुपिंग एक्टिविटीज या क्रिएटिंग डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन जो बेटा होता है वो दो तरीके से होता है, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। डिपार्टमेंटलाइजेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है फंक्शनल और एक होता है डिविजनल। आप लोग जान चुके हैं फंक्शनल क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट को लेकर चलते हैं, उसमें जो डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं वो होता है कौन सा डिपार्टमेंट, फंक्शनल डिपार्टमेंट। कई सारे प्रोडक्ट हों, उन कई सारे प्रोडक्ट पे हम जो अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं वो क्या होता है, डिविजनल। तो ये चीज़ बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन में देखा जाता है कि कौन कितने प्रोडक्ट को लेके चला जा रहा है, उसके आधार पे हम लोग डिपार्टमेंट करते हैं। देखिए लिख दिया है, फंक्शनल डिपार्टमेंटाइजेशन कब होता है, जब सिंगल प्रोडक्ट को लेके चला जाता है, ठीक है। और डिविजनल कब होता है, जब मल्टीपल प्रोडक्ट हो, कई सारे प्रोडक्ट्स हो। कितना हो गया, फर्स्ट, सेकंड हो गया बेटा हमारा। थर्ड हमारा बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ना आपको ना ई और ए लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा आपको रिप्लेस करना है। जब आप आइडिया से आप प्रोसेस याद कर लोगे तो लास्ट के दो वर्ड्स को आप रिप्लेस कर देना, ए को पहले रख देना और ई को बाद में। यानी कि आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद आप रखना असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। क्या रखना, क्लियर। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है बेटा कि जो काम है, अब वो काम हम एम्प्लॉय को बताएंगे करना कैसे, क्या करना है तुमको। जैसे मान लीजिए हमने काम तो बांट दिया, डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, अब मेरे पास जो एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय को हम क्या करेंगे, ड्यूटीज देंगे, क्या क्या काम कैसे कैसे करना है। क्लियर हो गया मेरी बात। तो वो होता है हमारा क्या बेटा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अच्छा, जो हम काम देते हैं बेटा ना, तो ऐसा नहीं कि हम ओरली बोल दिए, हम प्रॉपरली एक उसका लिफाफे में करके हम उसको देते हैं कि देखिए आप इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिए, ये टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लीजिए, ये आपका काम है। समझ गए। वो डॉक्यूमेंट जो होता है उसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जॉब डिस्क्रिप्शन। ये याद रखिए, क्लियर, समझ में आया बेटा। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, वर्कर जो भी डिपार्टमेंट में है उनको क्या करना, ड्यूटीज असाइंड करना, उनको देना, और जो देते हैं हम एक डॉक्यूमेंट में देते हैं जिसको जॉब क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन कहते हैं। एंड लास्ट बेटा हमारा क्या है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि देखिए कई सारे कंपनीज जो होती है वो चलती अच्छी है, लेकिन कभी कभार उसमें झगड़ा होने लगता है कि सर देखिए वो मुझे चिल्ला रहा है, मुझे वो ऑर्डर दे रहा है, वो क्यों दे रहा है, वो कौन है वो जो मुझे ऑर्डर दे रहा है, हो जाता है ना ऐसा। तो एक रिपोर्टिंग रिलेशन को सेटअप करना बहुत जरूरी है कि देखो वो जो है वो तुमसे ऊपर है, वो तुमसे सुपीरियर है, वो तुमको ऑर्डर दे सकता है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, जो सामने वाला बंदा होगा वो शांत हो जाएगा कि अरे हमसे ऊपर वाला लेवल का है तो उनको ऑर्डर दे सकता है। यानी कि यहाँ पर बेटा हम ये सेटअप करते हैं कि यहाँ पर कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है, मतलब कौन एम्प्लॉय से ऊपर है और कौन एम्प्लॉय से नीचे या एम्प्लॉय है। सबऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, एम्प्लॉय को, और सुपीरियर जो उसको कंट्रोल रेगुलेट करता है, जैसे एचआर मैनेजर बोल सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। समझ गए मेरी बात ना। तो वो रिलेशन को सेटअप करना बहुत जरूरी है कि कौन तुमको ऑर्डर देगा, कौन ऑर्डर फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम ही है, हम कॉमर्स डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि हम जो मेरे सामने खड़े हैं वो क्या बोलते हैं स्कूल के डायरेक्टर हैं, और मान लीजिए मेरा डेमो चल रहा है, ठीक, और हम पढ़ा रहे हैं, तो हुआ क्या, हमको पता ही नहीं था मेरे सामने खड़े, हम उनको बोल दिए कि आ जाओ। तो ये एक थोड़ा सा क्या हो गया कि प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये अगर हमको पहले से क्लियर होता तो शायद वो प्रॉब्लम होता ही नहीं, और शायद मे बी बाद में मुझे डांट भी नहीं पड़ता। तो ये चीज़ बेटा क्लियर अगर हो जाता है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप पहले से पता चल जाता है कि कौन तुमसे ऊपर है, कौन मतलब तुमसे नीचे है और तुम्हारा लेवल क्या है,
तुम किसका ऑर्डर फॉलो करोगे, कौन ऑर्डर तुमको देगा, ये सब क्लियर हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही बेटा ऑर्गेनाइजिंग का लास्ट प्रोसेस है कि रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना, यानी कि आपका कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है उसको क्लेरिफाई कर देना। समझ में आया बेटा? ये प्रोसेस समझ में आया? फिर से बता दें, पहला प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि काम को पहले बताना करना क्या है, क्या एक्टिविटी करना है, और उस काम को क्या करना, अलग अलग काम में बांट देना, डिवीजन, उस काम को बांट देना। ठीक है, काम को बांटने के बाद हम क्या करें, काम को बांटने के बाद हम उसका नाम रखेंगे कि वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो है फाइनेंस, वो है एचआर, यानी कि उस काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में एलोकेट करके नाम रख देना, दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन जो होता है बेटा वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे। अगर प्रोडक्ट सिंगल है तो फंक्शनल होगा, अगर कई सारे प्रोडक्ट है तो डिविजनल होगा। ये क्लियर हो गया? ठीक, उसके बाद होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब जब डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया, एम्प्लॉय भी मान लो आ गए, तो अब एम्प्लॉय को क्या करेंगे, ड्यूटीज असाइंड करेंगे, बताएंगे तुम्हें करना क्या है। समझ गए मेरी बात? अब जो बताया जाता है उनको ड्यूटीज असाइंड किया जाता है वो ओरली नहीं होता। बेसिकली बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, प्रॉपर एक लिफाफे के अंदर उसके जॉब डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कि ये देखिए टर्म्स कंडीशन है, ये प्रॉपर तुमको जॉब ये परफॉर्म करना है, ये टाइम पे आना है, ये कॉस्ट्यूम तुमको पहनना, फलान ठिकान जो भी तुम्हारा ड्रेस वगैरह ड्रेस कोड है, तो जो हम देते हैं वो एक डॉक्यूमेंट में होता है जिसको क्या कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। क्लियर? तो ये होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। एंड लास्ट बेटा हमारा होता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, एक सबका रिलेशन को क्लेरिफाई करना बहुत जरूरी है। तो लास्ट में ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, क्लेरिफाई करते हैं कि किसका पोस्ट क्या है, कौन तुमसे सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है। समझ गए मेरी बात? तो ये प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग है, यहां तक कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के बेटा क्या इंपॉर्टेंस है, इसको करने से क्या महत्व है मिलता है, जरा देखिए तो इसका फायदे क्या है। पहला ये बेटा, इसका हमने कोड बनाया है, हमने क्या, BCADO। ठीक, BCADEEO DO। ठीक है, बी से बेटा आपका होता है बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। बेटा एक बात बताइए, अगर हम प्रॉपर काम को बांटेंगे और उसको डिपार्टमेंट में क्रिएट कर देंगे, ठीक है, अब जब डिपार्टमेंट में क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर सब एम्प्लॉयज़ को रखेंगे, नहीं रखेंगे, एम्प्लॉयज़ के क्वालिफिकेशन और उसके एक्सपीरियंस के आधार पर उसको रखेंगे। अब जाहिर सी बात है बेटा, जिसको रखेंगे वो काम, उसी काम को करते करते वो क्या बन जाएगा, और स्पेशलिस्ट बन जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में बेनिफिट मिलता है, हमारा जो स्किल है वो और डेवलप होता है, एक पर्टिकुलर टास्क को लेके जो हम काम कर रहे हैं उस पर हम और बेहतर होते जाते हैं। ये ऑर्गेनाइजिंग का पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा, क्लियरिटी इन द वर्किंग रिलेशन। सबको काम पता है किसका कौन कौन सा काम है ना, एक वर्किंग रिलेशन सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। तो इसके दूसरा ये फायदा है कि इससे क्या होता है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जब हम स्टेब्लिश करते हैं, कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट, जिससे क्या होता है बेटा, सबको अपना पता है कि किसका कितना लेवल है। मान लीजिए हम हैं और कोई नाम का व्यक्ति है, वो हमसे ऊपर है, तो हमको पता है कि वो सुपीरियर है और हम क्या है, सबऑर्डिनेट है। तो वर्किंग रिलेशन क्या है बेटा, क्लियर है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग का दूसरा इंपॉर्टेंस होता है, काउज नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होता, झगड़ा नहीं होता है। ठीक है। तीसरा, एडॉप्टेशन ऑफ चेंजेस। बेटा आपको पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में, हर चीज़ें मार्केट में बदलती रहती हैं। तो जो कंपनी क्या होता है, अगर उसको चलना है, कंटिन्यू मार्केट में रहना है, तो उसको उस चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। अडॉप्ट करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जो चीज़ें अपडेट हो रही है हमको भी अपने फीचर में लाना पड़ता है। तो कहने का मतलब, अब अगर हम जो भी ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट करेंगे, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करेंगे बेटा, फंक्शनल, डिविजनल, तो वो डिपार्टमेंट क्रिएट हम क्या सोच के करेंगे कि ऐसा डिपार्टमेंट्स बनाए, ऐसा हम डिविजन्स करें ताकि जो भी चेंजेस हो उस चीज़ को तुरंत अडॉप्ट करता जाए। ठीक है, एडवांस तरीके से हम उसको डिपार्टमेंट्स बनाएंगे ताकि जो भी बदलाव आते जाए उस चीज़ को हम क्या करते, अडॉप्ट करते जाए और अपने डिपार्टमेंट्स में उसको लाते जाए, ऑर्गेनाइजिंग में उस चीज़ को लाते जाए। क्लियर हो गया? यानी एडॉप्टेशन टू चेंजेस का मतलब जो भी चेंजेस आता है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है जिसमें हम जो करते हैं वो सारे चेंजेस को अडॉप्ट करता है। ठीक है, एडवांस तरीके से। क्लियर? डी से क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। जाहिर सी बात है, जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या होता है, और डेवलप होते हैं, इंप्रूव होता है उनका काम और अच्छा होते जाता है, परफेक्ट होते जाते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल्स, पर्सोनल मतलब सबऑर्डिनेट्स, मतलब एम्प्लॉय है ना, वो क्या होते हैं और डेवलप होते जाते हैं। क्लियर? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा एक बात बताइए, सबको डिपार्टमेंट्स बना दिए, ठीक, सबके डिपार्टमेंट्स के आपके अलग अलग डिपार्टमेंटल मैनेजर होंगे, मिडिल लेवल होंगे नहीं होंगे, तो सबके डिपार्टमेंट्स बना दिए, सबके हम डिपार्टमेंटल मैनेजर क्रिएट कर दिए, तो
तो वहां पर कंट्रोल करना आसान हुआ कि नहीं हुआ? जहां कोई एक लोग करता था बर्डन होता था, अब कई डिवीजन में कर दिए, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर को बैठा दी, उनको राइट्स दे दिए, अथॉरिटी कि तुम कंट्रोल करोगे अपने डिपार्टमेंट को। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं होगा? यानी कंट्रोलिंग जो होगा, कंट्रोलिंग रेगुलेटिंग, वो क्या होगा? और अच्छे से होगा, इफेक्टिव तरीके से होगा, बेस्ट तरीके से हम कंट्रोल करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे बेटा? जिसको कहते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अपने डिपार्टमेंट्स को, अपने काम को इफेक्टिवली कंट्रोल करना, अच्छे से चलाना, अच्छे तरीके से डिसीजन लेना। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है बेटा? जैसे जैसे हम डिपार्टमेंट बांटते हैं, काम अच्छे होता जाता है, जल्दी जल्दी होता जाता है, तो इससे क्या होता है? हमारा ग्रोथ होता है, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होंगे? पूरी तरह यूटिलाइज्ड होंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम पहले क्या होता था कि एक ही टीचर साइंस पढ़ाता था, कॉमर्स पढ़ाता था और बायो पढ़ाता था, तो उससे क्या होता था कि रिसोर्सेज वेस्ट होते थे, मतलब कि जो भी सिलेबस में रहता था वो सही से कवर नहीं हो पाता था। अब क्या हुआ कि अब ये डिसाइड किया गया कि हर मतलब स्ट्रीम में अलग अलग उस टीचर को रखा जाएगा, यानी कॉमर्स के अलग टीचर रहेंगे, अकाउंट्स उसमें अकाउंट्स में भी अलग टीचर रहेंगे, इकोनॉमिक्स के भी अलग टीचर रहेंगे, बायो में भी और साइंस में भी। तो बेटा एक बात बताइए, अगर अकाउंट्स के टीचर को दिया गया, इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स दिया गया टीचर को, तो वो क्या करे? परफेक्टली अपने सिलेबस को देखेगा और उसी तरीके से उसको पढ़ाएगा। तो ये क्या होगा? हमारा रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगा। हमने एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई भी अगर मान लीजिए काम कर रहा है, उसको दिया गया उस काम को, तो उसी काम में ध्यान देगा और कहीं और नहीं देगा। तो जब उसमें काम में ध्यान देगा तो भाई रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा। ठीक, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, BCA DO। ठीक, बी से होता है बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन हमारा बढ़ता है। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशन, हम बताते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बैठते हम स्टैब्लिश करते हैं, कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट, वो क्लेरिफाई होता है। ठीक, चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं अपने टाइम टू टाइम, जो चेंजेस आ रहा है, हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या होता है? डेवलप्ड होते जाते हैं और इम्प्रूव होते जाते हैं। ठीक, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे तरीके से कंट्रोल होते रहता है। क्यों? क्योंकि हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को बैठा दिए हैं और उनको काम, उनको अधिकार दे दिए हैं, अथॉरिटी दे दी है कि तुम पावर टू टेक डिसीजन, कि तुम अपने डिपार्टमेंट में डिसीजन लो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि काम बांटे, मेरे पास बर्डन नहीं है, तो सब अपना अपना देख रहा है, तो वहाँ पर इफेक्टिवली क्या हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेट हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, डिसीजन लिया जा रहा है। ठीक, ग्रोथ होगा। ठीक, और क्या होगा? रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगा। यहाँ तक कर लीजिए। चलिए बेटा आप पढ़ते बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ध्यान देंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेटा हमने क्या बताते कि ऐसा स्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता है। एक स्ट्रक्चर मतलब बोले तो फ्रेमवर्क, क्या बेटा? एक फ्रेम तैयार करता है कि कैसा फ्रेम रहेगा, उसमें कैसे कैसे काम होगा, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, ये चीज ज्यादा मायने रखती, कितने डिपार्टमेंट होंगे, क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स, ग्रुपिंग एक्टिविटीज। ध्यान देंगे बेटा क्या लिखा है? इट इज अ फ्रेमवर्क within which managerial and operational task are performed। जहां पर क्या होता है कि मैनेजर परफॉर्म करता है और ऑपरेशनल का मतलब होता है उसके अंडर में जो काम करते हैं। मैनेजर को मानिए आप सुपीरियर और इसको क्या मानिए? सबऑर्डिनेट। यानी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट जो टास्क को परफॉर्म करते हैं उन सबका एक फ्रेमवर्क तैयार करना, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। समझ में आया? मैनेजर और सुपीरियर का एक टास्क का फ्रेमवर्क तैयार करना, उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि वन मैन कंट्रोल, वन मैन आर्मी जानते हैं ना, यानी वन मैन कंट्रोल। आपने पढ़ा होगा वन नेशन, क्या था? वन नेशन वन टैक्स, या फिर हाँ, या फिर आपने वो पढ़ा होगा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा था ना, कि एक मैनेजर सबको कंट्रोल करेगा। ये किसने बोला था? हेनरी क्लूज ने। तो वही चीज बेटा है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है ना कि सारे एम्प्लॉइज को, ऑर्गेनाइजेशन के जितने एम्प्लॉइज है सबको कंट्रोल कौन करता है, मैनेज कौन करता है? एक मैनेजर या एक सुपीरियर। क्लियर हो गया मेरी बात? इसको कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जिसको स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो ये प्रोसेस परफॉर्म किया जा रहा है मैनेजर के द्वारा बेटा, इसको क्या बोलते हैं? स्पैन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं? कंट्रोल। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो होता है ना बेटा, यानी कि जिसमें मैनेजर, एक मैनेजर कंट्रोल करता है, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक होता है वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नैरो का मतलब होता है कम लोगों को मैनेज करना। समझ गए? एक मैनेजर कम लोगों को मैनेज कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? ये केस स्टडी में आपके आ सकता है बेटा। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब कम लोगों को मैनेज करना, कम लोगों को कंट्रोल करना, उसको कहते हैं नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। या फिर टॉल स्ट्रक्चर भी वर्ड आता है। क्या बोलता है बेटा? व्हाट इज टॉल स्ट्रक्चर? तो आप क्या बोलेंगे? टॉल स्ट्रक्चर क्या होता है? नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कम लोगों को कंट्रोल करना। एक मैनेजर कम लोगों को कंट्रोल करती है।
ये बेसिकली छोटे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर सबको, कई लोगों को, मैक्सिमम लोगों को कंट्रोल करना, इसको कहते हैं वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, या इसको कहते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैट स्ट्रक्चर। तो ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के टाइप्स थे, नैरो और वाइडर। जिसको कहते हैं नैरो क्या कहते हैं? टॉल स्ट्रक्चर, और वाइडर क्या कहते हैं? फ्लैट स्ट्रक्चर। यहाँ सबको कंट्रोल किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंट्रोल मैनेज किया जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर कम लोग किया जाता है। समझ में आ गया? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेटा दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फंक्शनल और एक डिविजनल। इसका बेटा एक हमने रिव्यू दिया था, क्या दिया था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक प्रोडक्ट को लेके चला जाता है, वहां पर डिपार्टमेंटलाइज किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? और डिविजनल क्या होता है? एक कंपनी के अंदर कई सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, उन मल्टीपल प्रोडक्ट्स का डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, दैट इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसके बाद अलग अलग करके बताते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शनल डिवीजन क्या होता है बेटा? ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में बेटा यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट को लेकर चला जाता है। कितने प्रोडक्ट बेटा? सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट को बेटा लेके इसमें चला जाता है और उसमें डिपार्टमेंटलाइज करते हैं। क्लियर? देखिए क्या लिखा है, व्हेन द एक्टिविटीज और जॉब आर ग्रुप्ड कीपिंग इन द माइंड, है ना, उसको ग्रुपिंग में किया जाता है, द फंक्शन और द जॉब, देन इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल स्ट्रक्चर। मतलब ये बेटा जो टास्क है ना, जो भी काम है, जिस चीज़ को प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं, उसका प्रोडक्शन करने का जो भी प्रोसेस है, उसको क्या करते हैं? डिपार्टमेंटलाइज करते हैं, डिवीजन में कर देते हैं, उसको कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देगा, सिंगल प्रोडक्ट यहाँ होता है। कितने प्रोडक्ट होता है ना, जिसको यूनी प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनी प्रोडक्ट। ठीक, इट इज सुटेबल फॉर यूनी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे देखिए इसके एडवांटेजेस क्या है बेटा? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होगा भाई, जाहिर सी बात है कि जो इसमें काम कर रहा है, ऑक्यूपेशनल मतलब होता है जो काम कर रहा है बेटा, ठीक है, उसका स्पेशलाइजेशन क्या होगा बेटा? और बढ़ेगा। स्पेशलाइजेशन क्या होगा बेटा? और बढ़ेगा। फंक्शनल में क्या होगा? जो भी डिपार्टमेंट्स में अलग अलग बांटेंगे, एम्प्लॉय को उसमें अलॉट करेंगे कि हाँ वो काम करेगा, तो उसमें और उसमें क्या होगा? स्पेशलिस्ट होगा। तो एडवांटेज है बेटा, ये चीज़ तो फिक्स रखिए। जैसे बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन था उसमें ऑर्गेनाइजिंग में, उसी तरह यहाँ पर भी ये एडवांटेज में क्या है? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। यानी ऑक्यूपेशनल का मतलब जो काम कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो उसमें क्या होते जाएंगे? स्पेशलिस्ट होते जाएंगे, एक्सपर्ट होते जाएंगे। ठीक है, प्रोमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट। बेटा जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा कि कंट्रोल अच्छा बनेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर को बना दिया गया है, वो क्या करें? प्रॉपरली कंट्रोल करेंगे, कोऑर्डिनेटली परफॉर्म करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? एक लोग करते तो बर्डन होता, तो कंट्रोल के बाहर था। अब यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर को दे दिया गया, उनको भी बोला गया कि आप अपने हिसाब से चलाओ, अथॉरिटी दे दिया गया। तो उससे क्या होगा कि कंट्रोलिंग अच्छा होगा डिपार्टमेंट में। ठीक, इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मतलब कि मैनेजर मतलब सुपीरियर, ऑपरेशनल मतलब सबऑर्डिनेट, दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। मैनेजर जो ऑर्डर देगा और अच्छे से परफेक्शन के साथ सोच के देगा कि भाई उसको अपना डिपार्टमेंट देखना है। एम्प्लॉय जो काम करेंगे वो और अच्छे से करेंगे क्योंकि वही काम करना है उसको। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे एडवांटेज में बेटा आपका 3-4 एडवांटेजेस एनफ है। इसमें ऐसा नहीं है कि इससे कोई केस स्टडी आता है, आपसे बस इतना बोले कि उसका कोई एडवांटेज दे दो, तो आप अपने हिसाब से उसमें एडवांटेज दे दीजिएगा। ठीक है, ये 3 एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज में बेटा क्या है? प्लेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा आपको पता है कि अब यहाँ पर क्या होगा? डिपार्टमेंट अलग अलग क्रिएट कर दिए, तो क्रिएट करने से क्या होगा? सब अपने अपने में लग गए हैं। लगेंगे नहीं लगे हैं कि भाई वो अपना देख रहा है, प्रोडक्शन वाला, मार्केटिंग वाला अपना देख रहा है, HR वाला अपना देख रहा है, फाइनेंस वाला अपना देख रहा है। मार्केटिंग बोल रहा है भाई हमको मार्केट करने से मतलब है, प्रोडक्शन वाला बोल रहा है कि भाई हम अपना प्रोडक्शन करने के लिए बोला गया, हम काम करके हम चले जाएंगे, हमको इतना नहीं कि हम सबका जाए सामाजिक ध्यान दे सबको। समझ गए? तो एक डिपार्टमेंट क्रिएट करने से ये एक ऐसा डिसएडवांटेज क्रिएट होता है कि सब अपने अपने में लग जाते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा एक उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। समझ गए मेरी बात बेटा? तो यही है, प्लेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। मतलब सब अपने अपने पे ध्यान देते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को बेटा ध्यान नहीं देते, ओवरऑल पे ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। जाहिर सी बात है भाई, अब डिपार्टमेंट्स तो क्रिएट हो गए हैं, मैनेजर भी ठीक है, लेकिन अगर बाय द वे थोड़ा सा अगर दोनों डिपार्टमेंट में भेदभाव हुआ तो क्या कोऑर्डिनेटली परफॉर्म करेंगे? सब नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कि भाई प्रोडक्शन वाले को कि थोड़ा सा तुम मैनेजर उसको भी देख लो, फाइनेंस वाले को तो नहीं देखेगा, तो कोऑर्डिनेशन बनने के चांसेस थोड़ा इसमें कम हो जाते हैं जब अलग अलग होता है। क्लियर?
इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर कोई भी एम्प्लॉय को जिस डिपार्टमेंट में रखा गया है तो उसके स्पेशलाइजेशन, उसके क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर उनको काम दिया गया है। तो क्या, एक बात बताइए, मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय है, ठीक है आयुष, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभाल रहा है अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, काम अच्छा जान रहा है। एक दिन क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय नहीं आया, तो उस फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को बोला जाएगा कि जाके तुम थोड़ा सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को संभालो, तो क्या वो संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर साइंस के टीचर को बोला गया, कोई कॉमर्स का टीचर नहीं आया, जो अकाउंट्स पढ़ा हो, ठीक है, तो क्या वो पढ़ा पाएंगे? नहीं आएगा। बस आपको इलिस्ट्रेशन देके, एग्जाम्पल देके आपको बस बोल देंगे करके दिखाओ, फिर बाद में ये गलत वो गलत निकाल के चले जाएंगे। समझ मेरी बात ना? तो कहने का मतलब कि कोई भी एक्सपर्ट जिस फील्ड पे है उसको दूसरा टास्क दिया गया तो नहीं हो पाएगा। देन इनफ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल नहीं है, ये इसका मतलब है। क्लियर हो गया? ये थे बेटा उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, फंक्शनल में आपने क्या पढ़ा था? फंक्शनल में आपने ये पढ़ा था कि एक डिपार्टमेंट को लेके चलते हैं, है ना। यहाँ पर एक कंपनी जो होती है वो एक प्रोडक्ट को लेके चलती है, उसमें डिपार्टमेंट क्रिएट करती है। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होगा? एक ऐसी कंपनी जिसमें कई सारे प्रोडक्ट है। कितने माना? कई सारे प्रोडक्ट है। अब कई प्रोडक्टों में क्या करते हैं? उसको बनाने के लिए कई डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। ऐसे फ्रेमवर्क को क्या बोलते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर। ये बेसिकली कहाँ होता है? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्या लिखा है? व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज, large in size and is producing more than one type of product। एक ऐसी बड़ी कंपनी जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती हो, ठीक है, देन एक्टिविटीज रिलेटेड टू द वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर द डिपार्टमेंट, आर ग्रुप्ड अंडर द वन डिपार्टमेंट। मतलब कि जितने भी, मान लीजिए ये कंपनी है बेटा, ठीक है, यहाँ क्या ये जनरल मैनेजर है, जीएम। अब जनरल मैनेजर क्या करता है? कई सारे प्रोडक्ट बनाता है, ठीक। जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, आप जो भी लेना चाहे। मान लीजिए आपका पार्ले-जी बिस्किट्स का बनाता है ना, व्हील सरफ हो गया, है ना, या बुक बनाता है या कॉपी बनाता है, जो भी है। अब उसके भी कई सारे, उसको क्या करेगा? डिपार्टमेंट्स बनाएगा। क्या करेगा? डिपार्टमेंट्स बनाएगा। देख रहे हैं बेटा? हाँ, एक कंपनी जो जिसका जीएम जनरल मैनेजर, वो क्या करता है? वो अपने कंपनी में कई सारे प्रोडक्ट बना रहा है, मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है। अब वो उस प्रोडक्ट के क्या कर रहा है? एक्टिविटीज को ग्रुपिंग कर दे रहा है। क्या कह दे रहा है बेटा? सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप कर दे रहा है, जिससे क्या होगा? प्रोडक्ट जल्दी तैयार होगा और उसके एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी और उनका स्पेशलाइजेशन क्या होगा? बढ़ेगा। यही होता है ना। तो इस ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये क्लियर हो गया? आप लोगों को समझ गए? अब जरा ये जानते हैं बेटा इसके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस बेटा आप लोग बस पॉइंट वाइज याद रखिए, ऐसा नहीं कि इसमें केस स्टडी में इसका पॉइंट एकदम जरूरी है, उसका याद ही रहना। बस आप अपनी तरफ से आप पूछिएगा कि आप कोई भी एडवांटेजेस आप 3 या 4 दे दो। तो एडवांटेज में पहला एडवांटेज बेटा बोल रहा है कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अब मान लो बेटा किसी एम्प्लॉय को हम बोलते हैं कि वो पार्ले-जी बिस्किट्स बनाने, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पार्ले-जी बिस्किट के प्रोडक्ट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करेगा। एक एम्प्लॉय को हमने क्या किया? पार्ले-जी जो प्रोडक्ट बना रही है उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसको एलोकेट कर दिया, मतलब उसको रख दिया, जाओ वहां तुम काम करो। अब उस प्रोडक्ट को बनाते बनाते उसमें क्या हो जाएगा? वो एक्सपर्ट हो जाएगा, यानी उसको उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा? उस प्रोडक्ट के उसको लेके उसको स्पेशलाइजेशन उसको आएगा, एक्सपर्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को लेके। क्लियर? पहला एडवांटेज इसका ये है। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट लेके चलते हैं, उस प्रोडक्ट को लेके जो भी एम्प्लॉय काम करती है वो एम्प्लॉय उसमें एक्सपर्ट होते जाती है। क्लियर हो गया? दूसरा, फास्ट डिसीजन मेकिंग। भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट बना रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और सबका मैनेजर अगर मान लीजिए एक ही होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता? होता ना। सबके मैनेजर क्या है? मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सबके मैनेजर अगर एक होते तो बहुत प्रॉब्लम होता है। इसीलिए क्या किया गया? जो भी प्रोडक्ट है उसके डिपार्टमेंटल मैनेजर को अलग अलग रखा गया है। तो इससे क्या होगा? डिसीजन बहुत फास्टली होगा। क्या होगा बेटा? डिसीजन बहुत फास्टली। यहाँ पर क्या है? फास्ट डिसीजन मेकिंग। क्लियर? एंड थर्ड पॉइंट बेटा आपको कह रहा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जवाबदेही, यानी रिस्पॉन्सिबल। आपको कोई काम दिया गया तो आप काम को करने के बाद आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे ना सामने वाले व्यक्ति को कि आपने किया कि नहीं किया। दैट इज कॉल्ड, जो आप कर रहे हो सामने वाले व्यक्ति को जो रिस्पॉन्ड कर रहे हो उसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। तो यहां पर क्या होता है? इसका ये भी फायदा है कि जो भी काम करता है उसके उस काम को लेके वो जवाबदेही होता है।
जैसे हमने मान लीजिए कोई एम्प्लॉय को बोला कि तुम पार्ले जी बिस्किट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करोगे, वहां पर जाके तुम पार्ले जी बिस्किट को बनाओगे, तो भाई उसको काम दिया गया तो वो काम करेगा, और करने के बाद जब वो काम कंप्लीट कर लेगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं करेगा, यानी कि उस काम को लेके वो क्या अकाउंटेबल है, जवाबदेही है, तो वो जवाबदेही हमें मिलता है। समझ गए ना, हम किसी को काम दिए तो हम बोल देंगे भाई तुम काम करोगे तो हमको बताना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ गए। तो अकाउंटेबिलिटी होता है इसमें एडवांटेजेस। एंड फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत अच्छा है इसमें। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, कि जैसे एक बात बताइए, मान लीजिए बेटा ये पार्ले जी बिस्किट था, ये व्हील सरफ था, ये बुक बना रहा था, ये कॉपी बना रहा था, कर रहा था ना, 4 प्रोडक्ट को हमने लेकर चला है और चारों प्रोडक्ट के 4 डिपार्टमेंट्स क्रिएट किया गया नहीं किया गया है, हाँ। तो एक बात बताइए, फंक्शनल स्ट्रक्चर में 4 डिपार्टमेंट एक प्रोडक्ट का था, है ना। अब उसमें हमने ये बोला कि मान लो कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, और क्या हुआ कि एक दिन के बाद क्या हुआ कि जब सब लोग काम करने आए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय काम करने नहीं आया। तो एक बात बताइए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर बोला जाएगा तुम जाओ फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालो, तो संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। तो ये डिसएडवांटेज था कि नहीं था, किसमें, फंक्शनल स्ट्रक्चर में, कि एक एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने बोला जाए तो नहीं कर पा रहा था, इनफ्लेक्सिबिलिटी था कि नहीं था। लेकिन यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है। पूछे कैसे? यहां पर कई सारे प्रोडक्ट तो है, लेकिन उसमें एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो कॉमन होगा सब में, प्रोडक्शन। तो अगर इस डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को बोला जाए जाओ तुम व्हील सरफ के डिपार्टमेंट में चले जाओ, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा बेटा। उसको आता होगा ना प्रोडक्शन करना, नहीं समझे आप लोग? प्रोडक्शन करना इसमें भी है, इसमें भी, बस थोड़ा सा ये है कि वहां कुछ और बन रहा है, यहाँ कुछ और बन रहा है, तरीका तो वही है ना। तो तरीका तो उसको आता है, बस थोड़ा बहुत उसको क्या करना है, अब वो जो भी वो मैनेजर होगा, डिपार्टमेंटल मैनेजर, उसको समझा देगा, देखो यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे ऐसे करना, बाकी क्राइटेरिया क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई भी एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट में हम भेज सकते हैं काम करने, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, वर्क सिमिलर होता है। किसमें? डिविजनल स्ट्रक्चर में। ये याद रखे, केस स्टडी में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ये हो गया फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, एडवांटेजेस में क्या क्या होता है, प्रोडक्ट को लेके वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। फास्ट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन जो लेते हैं बहुत फास्टली लेते हैं। सब प्रोडक्ट के जो भी डिपार्टमेंट है उसके मैनेजर अलग अलग रखे गए हैं, तो जो डिसीजन उनको लेना है वो आराम से ले सकते हैं, है ना, कोई बर्डन नहीं है। अकाउंटेबिलिटी, भाई किसी को काम दिए हैं तो वो जवाबदेही है मेरे को। जैसे मान लीजिए हम जनरल मैनेजर हैं, तो जितने लोग को डिपार्टमेंट को काम दिया गया है सब काम करके लास्ट में जब शाम होगा तो ये लोग आके इनको अकाउंटेबल करेंगे कि देखिए आज मेरा काम इतना हुआ, इतना नहीं हो पाया, ये है वो है जो भी है। तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी भी इसमें बहुत अच्छा होता है, जवाबदेही बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है ना, किसी भी एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट में हम भेज सकते हैं, क्योंकि बेसिकली काम कुछ सिमिलर होता है इसमें, होता है कि नहीं होता है, ये चीज़ है। डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा? अब भाई एक प्रोडक्ट था तो वहाँ रिसोर्स ठीक ठाक लग जा रहे थे, अब ज़्यादा प्रोडक्ट है मतलब कि ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स या फाइनेंस, पैसा वैसा बहुत ज़्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा? तो यहाँ पर क्या, मोर रिसोर्स रिक्वायर्ड, एक डिसएडवांटेज हमको ये मिला कि बहुत ज़्यादा इसमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। किसमें? डिविजनल स्ट्रक्चर में। क्लियर? दूसरा क्या है, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। यहाँ पर क्या होता है, सब अपने अपने प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, है ना, कोई अपने प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट को देखेगा। ये ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए ये ग्रोथ में जा रहा है, मान लीजिए पार्ले जी बिस्किट बहुत अच्छा चल रहा है, ये थोड़ा डाउन में जा रहा है, ठीक है, और ये भी डाउन में जा रहा है, ये भी डाउन में जा रहा है, तो क्या ये सबकी मदद कर रहा है? बेसिकली सब अपने अपने में लगे हुए हैं। लगे ही नहीं लगे बेटा? एक तो देखा जाए तो ये कंपनी एक ही कंपनी के अंदर आ रहे हैं सब ना। अब एक कंपनी के अंदर आ रहे हैं तो जीएम का क्या टारगेट होता है कि हमको ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव करना है, लेकिन ये क्या कर रहा है, सिर्फ अपने पार्ले जी बिस्किट्स को बढ़ा रहा है, दूसरों की मदद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जस्ट लाइक ये क्या होता है, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, सब अपने अपने डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। ये दूसरा डिसएडवांटेज इसमें देखा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा होगा, जाहिर सी बात है, कई सारे लोग इसके अंदर काम करेंगे तो भाई झगड़ा हो सकता है, सब अपने अपने आर्ग्यू करेंगे कि भाई ये मेरा जगह है, या फिर जो भी रिसोर्सेज होगा मैनेजर से बात करना होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट, ज़्यादा लोग तो भाई झगड़ा हो ही सकता है, कम लोग रखते हैं तो झगड़ा कम होता है। इंक्रीज इन कॉस्ट, सही बात है कि नहीं, खर्चा बढ़ेगा, खर्चा कितना होगा, हाई लेवल का खर्चा होगा। तो ये बेटा आपके डिसएडवांटेजेस है, ये पॉइंट को बस अपना याद रखिएगा कि हाँ ये चीज़ें डिसएडवांटेज में आती हैं। मोर रिसोर्स रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट होता है, सब अपने अपने प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, दूसरों की मदद नहीं करते हैं,
हालांकि करना चाहिए, लेकिन सब अपने अपने में लगे रहते हैं। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा लोग रहेंगे तो भाई झगड़ा होगा ही होगा, कॉन्फ्लिक्ट होता है एक दूसरे पे, है ना, और खर्चा क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ठीक, ये था डिविजनल स्ट्रक्चर, यहां तक कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के फॉर्म्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बेटा फॉर्म्स, यानी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेटा दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। बेटा देखिए दोनों को समझिएगा। फॉर्मल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है वो वेल मैनर्ड प्रॉपर तरीके से हो रही है ना, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट को सारे एम्प्लॉय, चाहे उसमें जितने भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे मैनेजर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, यानी जितने लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, सब क्या करते हैं, प्रॉपरली कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं बेटा, प्रिया, कोड ऑफ कंडक्ट को। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बेटा क्या कहते हैं, फॉर्मल। बेटा ध्यान दिया, इसको क्या कहते हैं, फॉर्मल। समझ गए। इनफॉर्मल क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा जहां पर वहां पर सारे फ्रैंकली काम करते हैं। ऐसा नहीं है किसी को बर्डन है कि उसको कोड ऑफ कंडक्ट ही फॉलो करना है, वो लोग आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, है ना, सोशल नीड्स को उनके फुलफिल किया जाएगा, है ना, ऐसे फ्रैंकली नेचर, ऐसे इन्वायरमेंट को कहते हैं बेटा कैसा ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं फॉर्मल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली स्पेल आउट द जॉब टू बी परफॉर्म बाय द ईच इंडिविजुअल। इसमें बता रहा है बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली स्पेल्ड आउट होता है। बेटा स्पेल आउट का मतलब होता है कि जितने भी काम करने के तौर तरीके, नियम कायदा है, रूल्स रेगुलेशन है, प्रॉपरली स्पेल आउट का मतलब होता है कि उनको सारी चीजें बता दिया जाता है। ठीक है, क्या क्या कैसे परफॉर्म करना है हर इंप्लॉय को, ईच इंडिविजुअल पर्सन को। ठीक है, द अथॉरिटी, उनकी क्या अधिकार होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, प्रॉपरली उनको असाइंड हो जाता है टू द इंडिविजुअल्स को। एंड द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द इंडिविजुअल टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कुल मिला के बेटा आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट को उनके अथॉरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब उनको असाइंड कर दिया जाता है, और डेजिग्नेशन का मतलब होता है आने वाले समय में उनको क्या काम दिया जाएगा वो भी उनको बता दिया जाता है। मतलब प्रॉपरली सब चीज क्लेरिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, क्लेरिफाई हो जाता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बेटा हम लोग कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं, फॉर्मल। सुपीरियर सबऑर्डिनेट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, क्या अथॉरिटी, उनके अथॉरिटीज क्या होंगे, है ना, पावर टू टेक डिसीजन, और आने वाले समय में उनको क्या काम करना है, कैसे कैसे वर्क करना है, डेजिग्नेशन, ये सारी चीजें बेटा प्रॉपरली उनको पहले ही क्लेरिफाई किया जाता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं बेटा हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मल। इसके एडवांटेजेस क्या है बेटा, ध्यान देंगे। एडवांटेजेस में बेटा ये है कि ये सिस्टमैटिकली वर्क होता है। जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर हर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है प्रिया, तो यहाँ पर सिस्टमैटिकली क्या होगा बेटा, वर्क होगा। छोड़ बेटा, उसके बाद है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि बेटा पहला चीज ये कि उसमें जो भी काम होगा सिस्टमैटिकली होगा, होगा कि नहीं होगा। दूसरा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है गोल, ऑब्जेक्टिव मतलब गोल, गोल भी क्या होगा, प्रॉपरली अचीव होगा। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, काम ज्यादा ओवरलैप नहीं होगा, है ना, वेस्ट नहीं होगा, काम ढंग से होगा, अच्छे मैनर में होगा, है कि नहीं, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। एंड क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड, ये नाम आपने सुना होगा, क्रिएशन ऑफ, आयुष, क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। इसका मतलब बेटा आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, यानी कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन को फॉलो किया जाता है। जो भी कम्युनिकेशन होगा वो प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप होगा। बताया था ना हमने एक डायग्राम ऐसे करके कि जैसे ये आपका है टॉप लेवल इधर बैठा है, ये मिडिल लेवल का है और ये क्या है, लोअर लेवल के हैं। तो ये अगर इनसे बात करना चाहता है या फिर इनसे बात करना चाहता है तो पहले इनको इसको इन्फॉर्म करेगा, फिर ये इनको जाके बोलेगा, तब इनको बोलेंगे। यानी एक चेन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। ये इसके एडवांटेजेस है, यहाँ पर चेन को फॉलो किया जाता है, चेन पे कमांड होता है। ठीक है, ये है उनके एडवांटेजेस। फिर से बता दे रहे, सिस्टमैटिकली वर्क होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा। आप चाहे तो बेटा अपने से एडवांटेज भी दे सकते हैं बेटा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो ऑटोमेटिक आपका एडवांटेजेस दिमाग में आने लगेगा। ठीक, उसके बाद नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क ओवरलैप नहीं होगा, इधर उधर नहीं होगा, मतलब काम अच्छे से होगा, काम ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, सबको अपना अपना काम क्लेरिफाई हो जाएगा, भाई तुमको इतना काम करना है तो वो अपने काम पे ध्यान देगा, तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। चेन ऑफ कमांड को इसमें फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये है आपके क्या एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या बेटा, ध्यान देंगे। डिसएडवांटेजेस ये है कि डिले इन एक्शन। डिले इन एक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम इमीडिएटली कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। पूछे क्यों? क्योंकि यहां पर चेन को फॉलो कर रहे हैं, और चेन फॉलो होगा तो भाई टाइम लगेगा ना। चेन फॉलो होगा तो फिर क्या होगा, ये इनको इनसे बात करना है इनको, तो ये इनको इन्फॉर्म करेंगे, ये इनको इन्फॉर्म करेंगे, इनको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो बेटा एक समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है,
लग रहा है समय ना, यानी चेन को फॉलो करने से हमारा क्या हो रहा है, एक्शन में डिले हो रहा है। ये याद रखिएगा। आपसे केस स्टडी पूछ दिया कि बताओ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्यों ऐसा होता है कि हमारा एक्शन लेने में डिले होता है, फॉलो किया जाता है। ठीक है। दूसरा, इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। सही बात है ना, यानी एम्प्लॉय के जो जरूरत की चीजें, मतलब मान लीजिए वो परेशान है घर से, है ना, या फिर उनको सैलरी कम मिल रहा है, कई सारी जो उनके पर्सनल चीज़ें हैं जिसको सोशल नीड्स कहते हैं, उनकी चीज़ों को बेटा, पर्सनल चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। वहाँ पर सिर्फ फोकस किस पे होता है, काम काम और काम। समझ गए मेरी बात ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी आपस में आके पर्सनल चीज़ों को लेकर डिस्कस करेगा या फिर कोई आके इसको बोलेगा भाई यहाँ काम करने आए हो, काम पे ध्यान दो, तुमको टाइम पे सैलरी मिल रहा है, तुम जाओ, इसके अलावा हम कोई अपना तुम्हारे लिए हेल्प नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एम्फेसाइज ऑन द वर्क ओनली। यहाँ पर सिर्फ वर्क पे ध्यान दिया जाता है और किसी और एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये भी डिसएडवांटेज है भाई, पूरा काम पे तुम ध्यान दे रहे हो, बाकी उनकी भी तो कुछ जरूरत है, उनको भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर काम पे सिर्फ ध्यान दिया जाता है। तो ये 3 डिसएडवांटेजेस बेटा आपके सामने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कर लीजिए आगे। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दिए बेटा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है आपको पता ही है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सोशली एक्टिविटी होता है, यानी कि हमारे काम के साथ आदमी एंजॉय भी करता है, यानी फ्रैंकली इन्वायरमेंट होता है। क्या होता है बेटा, फ्रैंकली इन्वायरमेंट। तो ध्यान देंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बेटा इसको ग्रेप वाइन भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं बेटा इसको, ग्रेप वाइन। ये 1 मार्क्स में आपसे आता है या फिर केस स्टडी में भी अगर आपको दे दिया तो ये ध्यान दीजिएगा, ग्रेप वाइन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बेटा, जरा ध्यान दें क्या होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है बेटा, ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल हम बनाना पड़ता है, प्री प्लान्ड होता है, ये अपने आप बन जाता है। जहां हम इनफॉर्मल हुए, फ्रैंकली हुए, वो बन गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से क्या बन गया, इनफॉर्मल बन गया। समझ गए मेरी बात ना। तो ऑटोमेटिकली, एंड द मेन पर्पस ऑफ सच स्ट्रक्चर इज टू गेटिंग द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इसको बनाने का मेन मकसद क्या है बेटा, आत्मसंतुष्टि का, यानी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन लाना। जैसे एक बात बताइए, जहाँ पर सिर्फ काम 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 हो रहा है वहाँ बर्डन होगा, एक स्ट्रेस माइंड होगा। भाई कोई भी काम करता है तो काम के साथ साथ वो भी ये भी सोचता है कि थोड़ा सा फ्रीली ऐसा अदर एक्टिविटी करते रहे जिससे थोड़ा सा हम डिस्चार्ज होते रहे, है ना, रिलैक्सेशन आते रहे। तो इसको इनफॉर्मल को बनाने का मेन मकसद क्या है बेटा, सब साइकोलॉजिकल, सबको सेटिस्फैक्शन मिलता रहे, रिलैक्सेशन मिलता रहे, है ना। समझ गए मेरी बात, ये चीज़ होता है। एंड क्या बोल रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन द फॉर्मल। आपको बताए थे कि हमारा इनफॉर्मल कैसे क्रिएट होता है, फॉर्मल से। पहले फॉर्मल है, वो इनफॉर्मल कब होगा, जहां आप लोग थोड़ा सा फ्रैंक हुए, वहां क्या बन जाएगा, फॉर्मल से इनफॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि हमारा इनफॉर्मल कैसे बनता है, फॉर्मल से बनता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फ्रैंकली इन्वायरमेंट है ना, एकदम फ्री नेचर इन्वायरमेंट है हमारा बिजनेस में, तो वो ऐसा इन्वायरमेंट क्या बोलते हैं, कैसा ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल, जिसको ग्रेप वाइन भी कहते हैं। एडवांटेजेस क्या है इनफॉर्मल का, ध्यान देंगे बेटा। फास्ट कम्युनिकेशन, यहाँ जो बातचीत बेटा होता है वो क्या होता है, बहुत तेजी से फास्टली होता है, किसी से हम कहीं से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे हमारा फॉर्मल में क्या था कि अगर आपको किसी से बात करना होता था तो चेन से फॉलो करना पड़ता था, तब जाके उसके पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। तो यहाँ पर फास्ट कम्युनिकेशन होता है, किसी से भी कोई भी बात कर सकता है। तो ये चीज एक एडवांटेजेस का काम करता है। ठीक है आकाश, अगला दिया फुलफिल सोशल नीड्स। अब यहाँ पर सोशल नीड्स को फुलफिल करेंगे। भाई कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, फ्रैंक हो चुके हैं, पर्सनली अटैचमेंट हो चुका है, तो भाई उनके पर्सनल इश्यूज को भी हम लोग ध्यान देंगे। साथ में करते करते भाई उनको पता चला उनके भैया का तबीयत खराब, पापा का तबीयत खराब, साथ में चल दिए, बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दिए पैसे का। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चला कि सामने वाला व्यक्ति पर्सनली प्रॉब्लम में है, बाय द हेल्प ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया है कि कोई भी किसी से बात कर सकता है, फ्रैंकली कोई ऐसा बर्डन नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा क्या है कि सोशल नीड्स फुलफिल होता है। उसके बाद करेक्ट फीडबैक। अब इसका फीडबैक कैसा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। भाई आप एक बात बताइए, आप लोग एकदम फ्रैंकली एक फ्री नेचर में काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप एकदम स्ट्रेस में नहीं है, आप सब पढ़ते पढ़ते साथ में इंजॉय भी कर रहे हैं, तो इससे फीडबैक क्या मिलेगा बेटा, करेक्ट मिलेगा। उसके बाद ये चीज बेटा ध्यान देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान देगा बेटा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कंपनी का जो मैनेजर है, कंपनी का जो मालिक है, वो जानबूझ के फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को इनफॉर्मल बनाता है। पूछिए क्यों, ताकि उसको ये पता चल सके कि कौन कितना हद तक जा सकता है। समझ गए, तो ये चीज होता है, लिखा है द स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया,
तो ये बेसिकली होता है कि नहीं होता है आगे चलते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होता है? एक मिनट बेटा, ठीक है, स्प्रेड रूमर्स। तो ध्यान देंगे डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या है, ध्यान देंगे बेटा। पहला है स्प्रेड रूमर्स। रूमर्स में तो अफवाह फैलेगा भाई, अगर जितना फ्रैंक होंगे उतना ज्यादा जानते क्या होगा, उसमें दिक्कतें भी है कि अफवाह फैल सकता है। दूसरा, नो सिस्टमैटिक वर्क। काम भाई सिस्टमैटिक होगा, सब अपने में इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती में खा पी रहे, घूम रहे, छुट्टी मार दे रहे हैं। चारों लोग छुट्टी मार दी, साथ में घूमने गए हैं, मूवी देखने, स्त्री मूवी देखने लगे। तो यहाँ पर क्या है कि नो सिस्टमैटिक वर्क होगा, ठीक। मोर इम्फेसिस ऑन टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर ध्यान किस पे दिया जाएगा, वहाँ काम पे ध्यान दिया था, यहाँ पर किस पे ध्यान दिया जाएगा बेटा, एम्प्लॉय के इंटरेस्ट पे ध्यान दिया जाएगा। एम्प्लॉय पर्सनली ठीक है कि नहीं है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो ये चीज़ उस पर फोकस किया था। वहाँ पर वर्क पे था, यहाँ पर क्या इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे ध्यान दिया था। तो ये था बेटा आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बेटा, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है बेटा कि हम अपने राइट्स को किसी और को सौंप रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात ना? अपने अधिकार को हम क्या कर रहे हैं बेटा, ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और व्यक्ति को, कि वो भी उस अधिकार को यूज कर सकता है। दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब बात ये फंसती है बेटा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक सिंपल से आप लोग सुन लीजिए पहले कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बेसिकली एक पर्सन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है बेटा? एक पर्सन। क्यों दिया जाता है? अपने बर्डन को कम करने के लिए। अपने बर्डन को कम करने के लिए हम किसी एक व्यक्ति को अपने काम को सौंप देते हैं और बोलते हैं कि जो अधिकार इस काम को करते समय मेरा था वो अब तुम्हारा है, तुम अधिकार को यूज कर सकते हो। किसी एक व्यक्ति को देना, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि हम अपने अधिकार को कई लोगों में बांट देते हैं। किसमें बांटते हैं बेटा? कई लोगों में हम बांट देते हैं, वहां कई लोग आ जाते हैं बेटा, वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग डेलीगेशन के बारे में पढ़ते हैं। डेलीगेशन के बारे में हमने क्या बताया कि हम अपने अधिकार और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी और एक व्यक्ति को सौंप देते हैं। दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए क्या लिखा है, शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। हम अपने सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, अथॉरिटी इट मींस पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ड्यूटी, दोनों क्या करते हैं, हम दोनों को देते हैं। इसको कहते हैं हम लोग डेलीगेशन। क्या कहते हैं बेटा? डेलीगेशन। क्लियर? सेकंड बेटा पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं कि इसमें कितने लोग इंक्लूड रहते हैं, इंक्लूडिंग 2 लेवल्स ओनली। इसमें 2 ही लोग इंक्लूड है, जो दे रहा है और जो उसको रिसीव कर रहा है। समझ गए मेरी बात? क्लियर? थर्ड पॉइंट, द मेन पर्पज ऑफ इज टू रिड्यूस द बर्डन या वर्कलोड ऑफ द मैनेजर। यहाँ बेसिकली ये डेलीगेशन करने का मेन पर्पज क्या है, मेन मुद्दा क्या है, हम अपने अधिकार को किसी और को सौंप रहे, काम दे रहे। क्यों दे रहे? क्योंकि अपने वर्कलोड को कम करने के लिए। वर्कलोड को बेटा कम करें, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये कौन सा एक्टिविटी बेटा? ये रूटीन एक्टिविटी है, ये चलते रहता है। समझ गए मेरी बात ना? रूटीनली वर्क होता रहता है। क्लियर? ये समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आते हैं एलिमेंट्स, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन या प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। हमारे डेलीगेशन करने के क्या प्रोसेस है बेटा, ध्यान दीजिएगा, या एलिमेंट्स हैं। 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ड्यूटी, उसके बाद अथॉरिटी, और उसके बाद क्या होता है बेटा, अकाउंटेबिलिटी। ध्यान दीजिएगा बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है ड्यूटी, जो हम काम दे रहे करने के लिए, वर्क दे रहे हैं, वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ गए मेरी बात? अथॉरिटी मीन्स क्या होता है, पावर दे रहे हैं कि तुम इस पावर को कभी यूज कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी। बट अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, जवाबदेही। मतलब ये, अगर हम किसी को काम दिए और उसको अधिकार दिए कि देखो ये काम को तुम करोगे और उसमें जो तुमको डिसीजन लेना तुम उसमें ले सकते हो, मतलब हमने काम किसी को दिया बेटा, हमने बोला कि तुमको ये काम करना है, तो वो हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके साथ हमने ये भी बोला कि काम करते समय अगर तुमको लग रहा है कि तुम अपने हिसाब से करना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो, तो ले सकते हो, वो हो गया अथॉरिटी। अब बात उसके बाद ये आती है, काम करने के बाद एट द एंड ऑफ द टाइम वो मुझे क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। सामने वाले व्यक्ति जिसने उसको अधिकार और प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, क्या उसको रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं करेगा? एट द एंड ऑफ द टाइम रिस्पॉन्ड करेगा। उस रिस्पॉन्डिंग को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, मतलब जवाबदेही। यानी काम करने के बाद अगर हम सामने वाले को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि हाँ मेरा इतना काम कंप्लीट हो गया है, ये है वो, तो होता है अकाउंटेबिलिटी। ये तीनों चीज़ बेटा डेलीगेशन में प्रोसेस में आते हैं। क्लियर? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी को जान लेते हैं बेटा। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइंड टू द
इंडिविजुअल। समझ में आया मेरी बात बेटा? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि काम देना किसी को, है ना, वर्क असाइंड करना किसी एक व्यक्ति, किसी एम्प्लॉय को हम लोग जो काम देते हैं वो होता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? और उसके बाद जो ये सेकेंड पॉइंट है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो करता है बेटा? अपवर्ड फ्लो करता है, नीचे से ऊपर जाता है। याद रखिए बेटा, फ्लो कैसे करता है? अपवर्ड, मतलब नीचे से ऊपर जाता है। क्लियर? क्यों? बिकॉज द सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज द सुपीरियर। मतलब ये बेटा, अगर मान लीजिए किसी को काम दिया, मान लीजिए हमने अंशिका को काम दिया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, तो वो काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है? तो वो काम के लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? मेरे लिए। तो ये किस तरफ फ्लो कर रहा है? टॉप, बॉटम टू टॉप, यानी कि अपवर्ड फ्लो कर रहा है। ये याद रखिएगा। जिसको हम काम देते हैं वो व्यक्ति जिसने दिया है उसके लिए वो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए ये क्या फ्लो करता है? अपवर्ड फ्लो करता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो बॉटम टू टॉप फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है बेटा? क्लियर? हमने काम दिया, अब वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो रिस्पॉन्सिबल नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां तक कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद अगला पढ़ते हैं अथॉरिटी। देखते हैं बेटा अथॉरिटी क्या होता है। अथॉरिटी आप लोग जानते हैं क्या होता है बेटा? पावर टू टेक डिसीजन, यानी आपके पास अधिकार है कोई भी डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का। ठीक है, लिखा है अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक ए डिसीजन, दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी। दिस इज कॉल्ड क्या बेटा? अथॉरिटी। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या बेटा? अथॉरिटी जो है फ्लो कैसे करता है? फ्लो डाउनवर्ड। कैसे फ्लो करता है बेटा? डाउनवर्ड का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, यानी जो सुपीरियर है वो अथॉरिटी देता है किसको? सबऑर्डिनेट को। किसको देता है? सब, अपने जूनियर को देगा। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड फ्लो करता है फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ठीक है, अगला दिया बेटा अथॉरिटी मीन्स द इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अथॉरिटी जो होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल होना चाहिए, तब जाके उस कंपनी में सब कुछ सही रहेगा। नहीं तो फिर अगर थोड़ा सा भी अथॉरिटी ज़्यादा या रिस्पॉन्सिबिलिटी कम ऐसा कुछ होने लगा तो हमारा पूरा बेकार हो जाएगा पूरा, मतलब हमारे कंपनी एकदम डाउनफॉल में होने लगेगा। क्लियर? तो दोनों का दोनों क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए, पैरिटी में रहना चाहिए। क्लियर? ये चीज क्लियर हो बेटा अथॉरिटी का। अब एक चीज और जान लीजिए बेटा, हमारा जो इससे पहले हमने पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके बाद हमने क्या पढ़ा अभी? अथॉरिटी। ये दोनों, एक चीज ध्यान देने का, दोनों क्या होता है? डेलीगेट होता है, दोनों ट्रांसफर होता है। होता है कि नहीं होता है? हम किसी को काम देते हैं, किसी को काम सौंप देते हैं अपना बर्डन कम करने के लिए, अधिकार भी इसको दे दिए, दिए कि नहीं दिए बेटा? यानी अथॉरिटी उसको दे दिए, दोनों को दोनों डेलीगेट होता है। बट जरा इसके बारे में पढ़ते हैं, अकाउंटेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। जवाबदेही, जो रिस्पॉन्ड करते हैं हम किसी व्यक्ति को, जो हमने जिसने हमको काम दिया है हम उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड, हम उसके लिए क्या है? अकाउंटेबल है, जवाबदेही है। ठीक है, तो जरा देखिए, अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? जवाबदेही, आंसरेबल, आप सामने वाले व्यक्ति के लिए आंसरेबल हो, आप उनको आंसर दोगे किस चीज के लिए? फाइनल आउटपुट के लिए, कि आपने अपने काम को किया है कि नहीं किया। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड पास्ट। बेटा एक चीज ध्यान देगा, ये केस स्टडी में पूछता भी है कि क्या अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट होता है? क्या अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर होता है? नहीं होता है, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं होता। एक बात बताइए, हम किसी को काम दे सकते हैं, हम किसी को अधिकार दे सकते हैं, लेकिन जिसने हमको काम दिया है बेटा, तो हम ही ना रिस्पॉन्ड करेंगे कि कोई और व्यक्ति उसको रिस्पॉन्ड करेगा? तो यहां पर क्या जो हम रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं, क्या किसी और को बोल सकते हैं जाओ तुम रिस्पॉन्ड कर दो मेरे बदले? नहीं ना। तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी जो होता है वो डेलीगेट या पास किसी को नहीं होता है। लेकिन अगर बात की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अथॉरिटी की, तो वो दोनों का दोनों क्या होता है? डेलीगेटेड होता है, यानी दोनों का दोनों ट्रांसफर होता है। बट ये ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, लास्ट बेटा है द इट फ्लो अपवर्ड। ये कैसे फ्लो करता है बेटा? अपवर्ड, यानी बॉटम टू टॉप, है ना। काम दिए तो भाई वही रिस्पॉन्ड करेगा उसको, ऊपर वाले व्यक्ति को। तो ये कैसे फ्लो कर रहा है? बॉटम टू टॉप, यानी अपवर्ड फ्लो कर रहा है। ठीक, सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर। ठीक है, ये तो समझ में क्लियर हो गया। एक चीज और जान लीजिए, जैसे ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बताया, अथॉरिटी बताया और अकाउंटेबिलिटी बताया। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आपको ड्यूटी दिया गया काम करने के लिए, टास्क दिया गया। अथॉरिटी का मतलब आपको अधिकार दिया गया है, कोई भी आप डिसीजन ले सकते हो। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जो भी आपको काम दिया गया आप उसके लिए आंसरेबल हो, उसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। अब बात ये आती है बेटा ना, क्या दोनों का दोनों 100% दे सकते हैं? मतलब कहने का मतलब अगर कोई अकाउंटेबल होगा, कोई जवाबदेही होगा,
तो जो भी उसको काम दिया गया है तो वो पूरा का पूरा 100% रिस्पॉन्ड करेगा ना, कि ऐसा तो नहीं कि आधा रिस्पॉन्ड करेगा, आधा कल करेगा या परसों करेगा, नहीं ना। अगर उसको काम दिया गया है तो भाई उसका एक रूल्स देखा जाए तो क्या बताता है कि जो भी आपको दिया गया है तो आप उसको जिस टाइम पे आपको रिस्पॉन्ड करना उस टाइम पे आपको पूरा रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो यानी कि ये 100% रिस्पॉन्डिंग है। हाँ, अधिकार किसी को दिया जाता है कोई काम के लिए तो पूरा ना दिया जाता है बेटा। अगर उसको आधा अधिकार देंगे, कम अधिकार देंगे, तो क्या उस काम को कर पाएगा, डिसीजन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। यानी अधिकार भी क्या होता है, 100% होता है। बट क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो ड्यूटी होता है, क्या वो 100% ट्रांसफर होता है, पूरा हम अपना काम किसी को सौंप देते हैं, नहीं ना। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ड्यूटी, जो टास्क होता है बेटा, वो हम पूरा किसी को ट्रांसफर नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ अपने करते हैं बेटा। तो ये चीज़ क्लियर दिमाग में बैठाए रखिएगा कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो टास्क होता है वो 100% ट्रांसफर नहीं होता है, बट ये दोनों का दोनों पूरा का पूरा होता है। ठीक है, अगर अथॉरिटी राइट्स जो दिया गया है किसी काम के लिए तो पूरा उसको राइट्स दिया गया है कि हाँ तुम उस पर डिसीजन पूरा का पूरा ले सकते हो। अकाउंटेबिलिटी जब वो करेगा, जवाबदेही देगा, तो पूरा रिस्पॉन्ड करेगा उस टॉपिक को, भले वो काम नहीं भी कर पाया हो लेकिन तब भी वो पूरा बताएगा कि हाँ इतना काम था, उसमें हम इतना नहीं कर पाए, इतना किए हैं, बट ये काम पूरा हम किसी को नहीं देते हैं। समझ गए, ये चीज़ दिमाग में बैठाए रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। जो डेलीगेशन बेटा हम लोग कर रहे हैं उसका क्या महत्व है, हम जो अपने राइट्स को, अपने अधिकार को, अपने ड्यूटीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति को, तो उससे क्या, उसका क्या महत्व है, जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले बेटा यहाँ पर ध्यान, कोड हमने इसका बनाया है BMF। ठीक है, बी से बेटा हमारा क्या होता है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। ये जो हायरार्की शब्द बेटा आप देख रहे हैं ना वर्ड, ये आपको मिलेगा डायरेक्टिंग में। किसमें मिलेगा, डायरेक्टिंग में। डायरेक्टिंग में बेटा आपको ये मोटिवेशन में मिलेगा। जब आप मोटिवेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको हायरार्की मिलेगा। पूरा नाम है मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी। वो एक ऐसा थ्योरी है जिसमें मैस्लो ने ये बताया था कि अगर किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, ठीक है, किसी एम्प्लॉय को अगर मोटिवेट करना है बेटा, अगर चाहते हो कि एम्प्लॉय अच्छा काम करें और मोटिवेट करना चाहते हो उनको, तो उनके ज़रूरत को पूरा करो। यानी उनका जो पर्सनल नीड है बेटा, अगर उसको हम पूरा कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाएंगे। कहने का मतलब, अगर हम किसी को बैठा के समझा रहे तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, कितना भी समझा दे बेटा वो नहीं कर पाएगा। जब तक क्या, जब तक उसके पर्सनल नीड को जरूरत पूरा ना कर दें। क्या पता कि वो घर पे ही परेशान हो, यहाँ पर फिजिकली यहाँ पे स्टेबल हो, मेंटली कहीं और हो। तो हायरार्की, मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी में ये कहा गया था, अगर किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हो, उससे अच्छा काम करवाना, तो उसको उसके पर्सनल नीड को पूरा करो, वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएगा। तो ये हायरार्की उसका मतलब था। तो ये हायरार्की शब्द बेटा वहीं से आया है। यहाँ पर बता रहा है ना कि मैनेजमेंट हायरार्की का मतलब हो गया कि यहाँ पर रिलेशन बताता है। क्या बताता है बेटा, रिलेशन किससे किसके बीच का, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच का, कि मतलब सुपीरियर कौन है, कौन सबऑर्डिनेट है। ये डेलीगेशन जब आप करते हैं तो डेलीगेशन करते समय आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है कि कौन हमसे नीचे है ना, और कौन हमसे ऊपर है। ठीक है, तो उसमें रिलेशन हमको पता चल जाता है। रिलेशन मतलब संबंध पता चल जाता है, कौन कितना, उसका लेवल कितना है सामने वाले व्यक्ति का। तब उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं। तो पहला चीज ये हुआ कि बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, यानी मैनेजमेंट के रिलेशन पे डिपेंड करता है कि हम डेलीगेशन जो करते हैं। ठीक, दूसरा इफेक्टिव मैनेजमेंट। यहाँ पर जो बेटा हम किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं और ड्यूटीज़ दे रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, हमारा काम आसान हो गया है और हमारा जो मैनेजमेंट करने का जो तौर तरीका वो क्या होगा, बहुत अच्छा होता जाएगा। बर्डन कम हो रहा है, तो बर्डन कम होने से क्या होता है बेटा, और अच्छे से काम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैनेजमेंट जो होगा हमारा क्या होगा, इफेक्टिवली परफॉर्म किया जाएगा। ठीक, क्योंकि बर्डन कम हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, बर्डन कम हो रहा है। थर्ड बेटा हम क्या है बेटा, ई से एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। अब बेटा देखिए, किसी एम्प्लॉय को अगर हम अपना अथॉरिटीज़ दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, मोटिवेट होगा और साथ साथ वो उस मैनेजमेंट के टास्क को वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी स्किल डेवलप हो रही कि नहीं हो रही है बेटा। तो वहां पर क्या होगा, एम्प्लॉय जो होगा डेवलप्ड होगा। क्लियर, ये चीज हो गया। फिर आर से बेटा क्या है आपका, रिड्यूसेस द वर्क लोड ऑफ द मैनेजर। मैनेजर क्या रिड्यूस होगा बेटा, इसमें वर्कलोड कम होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा बी से क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन। एक अच्छा संबंध, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा हमारे कंपनी में। क्योंकि देखिए, अगर हम सबको हम अपने राइट्स देते जा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि एक पॉजिटिविटी आएगा। अब पॉजिटिविटी में सब मिल के काम करेंगे, कोऑर्डिनेटली काम करेंगे, एक यूनिटी के साथ काम करेंगे। समझ गए, तो यहाँ पर क्या होगा, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा हमारे सब कंपनी के अंदर। फिर एम्प्लॉयज़ हमारे क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। अरे यार कितने अच्छे मैनेजर जो हमको अपना काम सौंप रहे हैं, मतलब उनका काम हम कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिविटी आता है माइंड में, अच्छा लगता है, तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं। ठीक, उसके साथ साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा,
ग्रोथ होगा। तो फैसिलिटेट, एफ से क्या बेटा, फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के ग्रोथ पे मतलब इफेक्ट पड़ता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ और अच्छा होता जाता है अगर हम अथॉरिटीज़ को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उसका इंपॉर्टेंस था। बियर बीएमएफ, बी से क्या होता है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। ये मैनेजमेंट के हायरार्की पे बेसिस पे है, मतलब कि यहाँ पर मैनेजमेंट का ये बताता है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का क्या संबंध है, कौन यहाँ पर सुपीरियर है, कौन यहाँ पर सबऑर्डिनेट है। हायरार्की के बारे में हमने बता दिया कि ये आप डायरेक्टिंग में पढ़ेंगे मोटिवेशन के अंदर। ठीक, उसके बाद ई से हमारा क्या होता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट। यहाँ पर अगर हम अपने अथॉरिटी को बांट रहे हैं और ड्यूटीज दे रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर मैनेजमेंट करने का हमारा जो तरीका है, प्रोसेस है, वो और इफेक्टिव बनेगा और अच्छा बनेगा। ठीक है, क्योंकि वर्कलोड यहाँ कम होगा। ठीक, उसके बाद ई से क्या बेटा, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ डेवलप्ड होंगे, उसको काम दिया जा रहा है, मैनेजमेंट का काम वो कर रहा है तो वो डेवलप्ड होंगे। ठीक, आर से क्या है, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द मैनेजर। इसमें मैनेजर के वर्कलोड क्या होंगे बेटा, कम होंगे। फिर बी से क्या है बेटा, बेटर कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा। ठीक, एम से क्या है, मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे। ठीक, फैसिलिटेट टू ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, इससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। ठीक, तो बियर बीएमएफ, ये इंपॉर्टेंस ज़्यादा कर लीजिए। चलिए बेटा, उसके बाद बेटा आपका है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है बेटा, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि पावर किसके पास है, एक के पास है, फ्यू हैंड के पास है, टॉप लेवल मैनेजर के पास है। किसके पास है, टॉप लेवल मैनेजर के पास। उसको क्या क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्छा एक चीज और, सेंट्रलाइजेशन बेसिकली कौन से कंपनी में होता है, बड़े के छोटे, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है ना, क्योंकि वहां पर कम लोग रहते हैं। क्लियर, और डिसेंट्रलाइजेशन किस में होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहां पर जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा हमारे कंट्रोल के बाहर होगा, तो वहां पर हम क्या करते हैं, अपने बेटा माना अपने पावर को कई लोग में बांट देते हैं। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये लिखा है कि अथॉरिटी इन द फ्यू हैंड, जिसके पास किसके पास है, टॉप लेवल के पास, वो होता है सेंट्रलाइजेशन। ये बेसिकली किस कंपनी में होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजर। हर लेवल ऑफ मैनेजर को क्या करते हैं, हम अपने अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये होता है कि इसमें लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वहां पर एक मैनेजर के कंट्रोल के बाहर होता है, तो वो उसके कंट्रोल के बाहर है, तो वो क्या करता है, अपने अथॉरिटी को बांट देता है ताकि वो काम जल्दी जल्दी कर सके। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आते हैं बेटा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रिलेशन बताना है कि आखिर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या संबंध है। बात समझिएगा बेटा, एक तरह से डिफरेंस बता रहा है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। क्या ये बात सही है, क्या हमारा जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है वो क्या है, डेलीगेशन से बड़ा है। किससे बड़ा है, डेलीगेशन से बड़ा है। तो ये एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन इज अ मेजर पार्ट ऑफ द डेलीगेशन, और या ये भी कह सकते हैं कि डेलीगेशन इज अ पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। समझ गए मेरी बात। एक चीज और, सेकंड पॉइंट बेटा, इन डेलीगेशन बेटा ध्यान देगा, इन डेलीगेशन वी मल्टीपल द अथॉरिटी विथ टू। यहां पर अथॉरिटी कितने लोग के बीच में होता है, दो लोगों के बीच में होता है। यह मल्टीपल का मतलब दो के मल्टीप्लाई करें तो दो ही आएगा। समझ गए मेरी बात ना, वो कहना चाह रहा है, एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स सेंस उसमें ला दिया, तो कंफ्यूज मत होइएगा बेटा। यहाँ ये बोला है ना कि इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विथ टू, यानी कि अथॉरिटी किसके बीच में होता है, दो लोग के बीच में होता है कि नहीं होता, एक देता है और एक उसको यूज करता है, मतलब उसको अप्लाई करता है। क्लियर। उसके बाद हमारा जो होता है वेयर एज, आगे ध्यान दे सकते, थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, वेयर एज इन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या बता रहा है, द अथॉरिटी इज मल्टीपल बाय मेनी। अब यहां पर क्या होता है कि जो अथॉरिटी होता है वो कई लोगों को बांटा गया रहता है, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट बेटा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपसे 1 मार्क्स में पूछ भी सकता है, केस स्टडी में भी, कि डेलीगेशन इज अ नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन बहुत जरूरी है, होता है कि नहीं होता है भाई। बड़ा कंपनी, कोई भी कंपनी बड़ा हो चाहे छोटा हो, वहां पर क्या होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजर होता है उसके ऊपर इतना बर्डन रहता है, वर्कलोड रहता है कि वो अपने अकेले काम नहीं कर पाता, तो वो अपना काम क्या करता है, बांट देता है। तो ये होता ही नहीं होता है बेटा। तो ये कंपलसरी है, नेसेसरी है, डेलीगेशन नेसेसरी है, बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। ये किस पे डिपेंड करता है, ऑप्शनल है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा, सिचुएशन पे। छोटा रहेगा कोई जरूरत नहीं है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर क्या करेंगे, अपने अथॉरिटी को बांट देंगे कई लोगों में। ठीक है, बट ये हमारा जो चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल हो, चाहे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारा डेलीगेशन जरूरी है। जरूरी क्या है, काम को कम करना, वर्कलोड को कम करना है। ठीक है, तो यहां तक बेटा आप लोग को समझ में आया।
ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ध्यान दीजिए बेटा, क्या इंपॉर्टेंस है बेटा डिसेंट्रलाइजेशन का, आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अथॉरिटी को कई लोगों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये बेसिकली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ये है डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? इसका हमने कोड बनाया इंपॉर्टेंस का बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंस का, क्या? DPFBQR, DPFBQR। ठीक, डी से बेटा हमारा क्या होता है, डेवलप द मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। बेटा एक बात बताइए, अगर हम अपने अथॉरिटी को टॉप लेवल अपना पावर क्या करता है, कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, कई मैनेजर्स में, नीचे के जितने मैनेजर्स होते हैं, चाहे मिडिल लेवल चाहे लोअर लेवल, तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो क्या होगा बेटा, उन लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं मिलेगा? फ्यूचर के लिए क्या वो भी तैयार होंगे ना, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि भाई फ्यूचर में टॉप लेवल अगर वो बने तो भाई उनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस मिल जाए, क्योंकि उनके पास पावर आया था और उन्हें सीख लिया था कैसे काम करते हैं टॉप लेवल। ठीक, तो ये एक तरह से क्या करता है, इसका इंपॉर्टेंस है कि ये जो भी लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अथॉरिटी, उनको उनकी मैनेजरियल स्किल और डेवलप होती है फॉर फ्यूचर के लिए। क्लियर? ये चीज़ है। सेकंड, पासेस अथॉरिटी एट मिडिल एंड लोअर लेवल। यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, अथॉरिटी जो है हम क्या करते हैं मिडिल और लोअर लेवल दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ में आया मेरी बात? ये यहाँ पर कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक, ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, एफ से क्या होता है बेटा, फैसिलिटेट ग्रोथ। ये तो कॉमन हो गया, हर चीज़ों में आता है। फैसिलिटेट ग्रोथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा भाई, कई लोगों में बांट रहे हैं, उससे काम जल्दी होगा, उन्हें भी एक्सपीरियंस मिलेगा, और क्या पता कि उनके पास हिडन टैलेंट हो, वो भी सामने आएगा काम अथॉरिटी मिलने पे। ठीक, बी से क्या होता है, बेटर कंट्रोल, एक अच्छा कंट्रोल बनेगा, क्योंकि भाई वहाँ पर हमारे पे बर्डन नहीं हो रहा है, तो कंट्रोल बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। उसके बाद डिसीजन क्या होगा बने, फटाफट होगा, डिसीजन तुरंत लेते रहेंगे हम लोग। एंड लास्ट बेटा है आपका है रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजर। क्या होगा आंसर का, यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजर को रिलीफ मिलेगा भाई, एकदम आराम हो जाएगा, उसको बर्डन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा आपका डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टाफिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।